मेरा जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने यूट्यूब पर अपनी वीडियो में शेयर कर दिया है और ये सेकंड पार्ट है कि जो फ्रांसीसी क्रांति है उसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर आता है क्रांति की शुरुआत। लुई 16 ने नए करों के प्रस्ताव के बाद एस्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई थी? वो बुलाई थी 5 मई 1789 को। और ये कहाँ बुलाई गई थी? वर्साई में। जो फर्स्ट एस्टेट है उसके इस बैठक के अंदर कितने प्रतिनिधि हुए थे? 300। जो सेकंड एस्टेट के प्रतिनिधि थे वो कितने थे? 300। जो थर्ड एस्टेट थे उसके प्रतिनिधि कितने थे? 600। तो ये क्या है कि जो लुई 16 था उसने क्या किया कि उसको नए कर लगाने थे, और नए कर लगाने के लिए उसको पहले एस्टेट जनरल को इन्फॉर्म करना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, एस्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई। और वो बैठक कब बुलाई थी उन्होंने? 5 मई 1789 को। इसमें जो तीनों एस्टेट थे, तीनों एस्टेट के कुछ कुछ प्रतिनिधि इंक्लूड होते थे। तो जो फर्स्ट एस्टेट थे उससे 300 आए, सेकेंड एस्टेट से 300 और थर्ड से आए 600। लेकिन इसमें मेन बात क्या थी कि जो किसान थे, जो औरतें थी, जो कारीगर थे, इनको सभा में जिनका प्रवेश को वर्जित कर दिया गया, मतलब इनको इनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। मत देने का अधिकार पहले किसको होता था कि जो भी प्रत्येक वर्ग था, प्रत्येक वर्ग के एक मेंबर को दे दिया जाता था कि भाई वो मत दे सकता है। लेकिन जो तीसरा वर्ग था, तीसरा वर्ग किसका था? जो भी किसान, बड़े बड़े व्यवसायी, मतलब जिसमें अमीर और गरीब लोग आते थे, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया। तो उन्होंने अब की बार क्या मांग की? उन्होंने अब की बार मांग की कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार हो। है, ठीक है। तो फिर जो जो ये पॉइंट आया था कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाए, तो ये रूसो था। रूसो ने अपनी एक बुक निकाली जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इस बुक में इन्होंने इस प्रस्ताव को रखा कि, लेकिन लुई 16 ने क्या किया कि जो ये प्रस्ताव रखा गया था कि पूरी सभा को मतदान कराया जाए, इस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया। ठीक है। फिर इसके ठुकराने के बाद ये जितने भी प्रतिनिधि थे सब लोग नाराज हो गए, और ये नाराज होकर कहाँ इकट्ठा हुए थे? वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में। और वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में इन्होंने क्या घोषणा कर दी? और ये घोषणा कब की? 20 जून को। इन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। ठीक है, क्या घोषित किया? नेशनल असेंबली। और कब घोषित किया? 20 जून को। ठीक है। फिर आता है नेशनल असेंबली। जो ये नेशनल असेंबली थी, जो भी तीसरे स्टेट के जिसके अंदर लोग थे, इनकी क्या मांग थी? तो इनकी मांग थी कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं करोगे, तब तक हम असेंबली को भंग नहीं करेंगे। मतलब ये असेंबली, तब तक ये जो हमारा आंदोलन है, जो हमारा विद्रोह है, ये खत्म नहीं होगा। फिर जो नेशनल असेंबली था उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व किया था मीरा भायो और ओबे ने। ठीक है। जो मीरा भायो था वो किस परिवार से था? वो कुलीन परिवार से था। जो ओबे था वो किस परिवार से था? कि पादरी परिवार से था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये कुलीन परिवार और पादरी परिवार तो इससे खुश थे, जो लुई 16 था, क्योंकि ये इनके फेवर में इनको अधिकार दे रखे थे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने क्यों इसका विरोध किया? तो ये जो कुलीन परिवार के का था, जो ये मिराबी और जो आबे था, पादरी वर्ग, इनको ये जो भी थर्ड स्टेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी समस्याएं थी, वो काफ़ी सही लगती थी काफ़ी हद तक, इसलिए ये दोनों इनके फेवर में आए। और जो आबेसी है उसने एक पैम्पलेट निकाला था जिसका नाम क्या था? तीसरा एस्टेट क्या है। ठीक है। जो बास्तिल पर धावा कब बोला? जब ये नेशनल असेंबली की बात को नहीं माना गया, तो इन्होंने प्रतिनिधियों ने बास्तिल पर धावा कर दिया। और धावा कब किया था इन्होंने? 14 जुलाई को। फिर नेशनल असेंबली ने जब ये विद्रोह किया तो उसके क्या क्या रिजल्ट निकल के आए? तो इसका रिजल्ट फर्स्ट क्या निकला कि जो लुई 16 था वो एग्री हो गया कि अब से उसकी सत्ता पर संविधान का ही अंकुश होगा, कि जो आप संविधान बनाओगे। संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 1791 में। ठीक है, कि वो अंकुश करेंगे। फिर 4 अगस्त 1789 को रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। जितने भी पाद्रिक वर्ग को विशेषाधिकार दिए गए थे, जो पाद्री वर्ग को पहले मैंने आपको बताया था कि उनको करों में छूट मिलती थी, करों उनको कर देने ही नहीं पड़ते थे, उन सबको समाप्त कर दिया गया। धार्मिक कर कौन सा था? टाइद, उसको समाप्त कर दिया गया। चर्च के जितने भी स्वामित्व वाली भूमि थी वो सारी जब्त कर ली गई। 20 अरब लिब्रे की जो संपत्ति थी वो सरकार के हाथ में आ गई। ठीक है। उसके बाद आता है जब ये सारा नेशनल असेंबली ने विद्रोह किया, उसके रिजल्ट निकल के आए, तो नेशनल असेंबली ने क्या किया? अपना संविधान पूरा कर लिया। और ये संविधान कब पूरा किया? 1791 में। अब शक्तियाँ एक के हाथ में केंद्रित नहीं होगी, वो किस किस के हाथ में केंद्रित होगी? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये किसने दिया था? ये आप किसकी बुक में था? ये था मॉन्तेस्क्यू। और इसका क्या, कौन सी बुक थी? द स्पिरिट ऑफ लॉज।
ठीक है। फिर आता है नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव का क्या तरीका था। तो उन्होंने क्या चुनाव का तरीका अपना रखा था कि 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे पुरुषों को ही अधिकार था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। ठीक है, कि 25 वर्ष होगी, ठीक है, उनसे अधिक उम्र वाले ऐसे पुरुषों को ही अधिकार दिया जाता था मत देने का जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर्ज चुकाते थे। फिर संविधान किसके साथ शुरू हुआ था। संविधान शुरू हुआ था पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र से। ठीक है, किससे हुआ था, पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र से। फिर इन्होंने एनसीईआरटी बुक में कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जिनके बारे में बात की जाएगी। फर्स्ट आता है राजनीतिक प्रतीकों के मायने हैं। टूटी हुई जंजीर, एक जंजीर है जो टूटी हुई है, वो किसका प्रतीक होती है, दासों की आज़ादी का प्रतीक। फिर आता है छड़ों वाला बर्छीदार गट्ठर। गट्ठर होता है, गट्ठर किसका होता है, एकता में ही बल। मतलब आप अकेली छड़ को तो आप आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन आप पूरे गट्ठर को नहीं तोड़ सकते। तो ये किसका प्रतीक है, एकता में ही बल है। फिर आता है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। ये एक ट्राइंगल बनाया गया है और इस ट्राइंगल के अंदर एक आँख बनाई गई है, तो वो किसका प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक। फिर आता है राजदंड। राजदंड किसका प्रतीक है, शाही सत्ता का प्रतीक। फिर आता है अपनी पूछ मुंह में लिए सांप। एक पूछ है, वो अपनी मुंह को सांप, अपनी पूछ को मुंह में उसने ले रखा है, तो वो किसका प्रतीक है, सनातनता का प्रतीक। फिर है लाल फ्राइजियन टोपी, कि एक रेड कलर की टोपी पहन रखी है, वो किसका प्रतीक है, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी। फिर आता है नीली, सफ़ेद और लाल, ये क्या है, फ्रांस के राष्ट्र रंग। अब फ्रांस के राष्ट्र रंग कौन कौन से हैं, नीला, सफ़ेद और लाल। फिर आती है एक डैनो वाली स्त्री, वो क्या है, कानून का मानवीय रंग। फिर आता है विधिपट। विधिपट होता है कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है।